अस्सलाम वालेकुम फेलो राइडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल द होडो फाइल्स। ओके। तो आज की वीडियो जो है वो जो हसन भाई ने कम्प्रीहेंसिव अपनी बाइक का एक ओवरऑल आप कह लें कि सर्विस की उन्होंने ओवरऑल उसकी, तो उसके ऊपर कमेंट्स आए उस वीडियो के ऊपर। मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था वो वीडियो। हालांकि मैं थोड़ा सा इन एंड आउट्स को जानता हूँ बाइक का, लेकिन इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो सर्विस इतनी डीपली तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। हाँ, और जितनी तेज़ी से उन्होंने की है एक दिन में, मैं अगर होता तो शायद 3-4 दिन लगाता और तसल्ली से करता, लेकिन शायद रिज़ल्ट तब भी शायद ये ना आता कोई ना कोई चीज़ें, क्योंकि इतना मैं नट एंड बोल्ट्स से शायद वाकिफ़ नहीं हूँ। यस। तो थम्स अप टू खालिद भाई कि जिन्होंने ये एफ़र्ट की, और मेरे ख्याल से ये एक मेरे लिए एक नई चीज़ थी और एक काफ़ी डेयरिंग मूव थी। हाँ, और ये एकदम ही बस हुआ, एकदम जहन में आया कि खालिद भाई को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कर दें वो, तो उन्होंने फिर कर दिया। और असल में आपने सोचा कैसे कि करवाना है? एकदम बस मैं जॉब पे मैं गया था, तो मैंने कहा क्यों ना इसको हम सारी को एक दफ़ा खोल के साफ़ कर लें और सारा कुछ जो भी है, क्योंकि इतनी देर हो गई थी। तो मैंने इससे पहले इतनी देर कभी वो बाइक चलाई नहीं है, वो ख़ास तौर पे जिस पे टूरिंग भी होती हो। तो जो भी बाइक होती थी वो कम टेन्योर में थोड़ा चलती हैं, शहर में चलती होती हैं नॉर्मली, तो उनमें आपको ना ज़रूरत भी नहीं महसूस होती। आप सोच नहीं सकते कि इस बाइक के अंदर शायद कोई मसला हो। तो हम क्योंकि टूरिंग करते हैं, तो टूरिंग में फिर बाइक जंप लगना, मार खाती है, गिरती है, ये वो। तो मैंने सोचा कि अभी अपकमिंग टूर बड़ा वाला आ रहा है, तो उससे पहले पहले इसको खोल के अच्छी तरह देख लिया जाए कि अंदर कोई मसला तो नहीं है। कोई मसला था नहीं जिसकी वजह से हमने इसे खोला। कुछ लोग कह रहे थे वीडियो पे कि आपने जल्दी खोल दी, खोलना नहीं चाहिए था बाइक को। कुछ लोग कह रहे थे कि अच्छा किया खोल लिया। कुछ लोग कह रहे थे क्लच प्लेट्स भी चेंज कर लेते और इंजन भी खोल लेते अगर सारा खोला हुआ। तो इंजन बाइक खोलने का मकसद ये था कि ये नहीं था कि कोई मसला था, धुआं नहीं निकल रहा, इंजन में कोई आवाज़ नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, माइलेज कम नहीं है, तेल नहीं खा रही गाड़ी। हाँ, तो फिर हम उसको क्यों खोलें उसको, ठीक है, उस चीज़ को। तो जो खोलने की वजह बेसिकली थी वो सिर्फ यही थी कि अपनी तसल्ली हो जाएगी, एक बड़ा टूर आने वाला उससे पहले। बाइक अब बिल्कुल इनसाइड आउट हमें लग रहा है कि बिल्कुल न्यू है, क्योंकि हमने खोल के देखी थी। और ये चीज़ थी कि ये एक रिपेयर जॉब नहीं था, हाँ, ये एक सर्विस आप कह लें कि एक डिटेलिंग या सर्विस जॉब था। रिपेयर तो एक असूल है, हसन भाई भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि यू कैन नॉट रिपेयर समथिंग दैट इज़ नॉट ब्रोकन। तो अनटिल एंड अनलेस अगर वो चीज़ ब्रोकन नहीं है तो उसे रिपेयर करने का फ़ायदा नहीं है, कभी भी नहीं करनी चाहिए, वो हमेशा लॉस में जाती है। डिस्क ब्रेक्स वो एक उसकी एक लिमिट होती है, पैड्स की भी और जो रोटर होता है उसकी भी थिकनेस लिमिट होती है। वो थिकनेस लिमिट गाड़ियों में भी होती है, वो बाइक्स में भी होती है। मेटल वेयर होता है उसने, ज़ाहिर सी बात है यूज़ हो रहा है, फ्रिक्शन ऑब्वियसली ब्रेक्स फ्रिक्शन के उस पर काम करती हैं। तो वहाँ पर एक सर्विस लिमिट है, वो जब अचीव हो जाए उसके बाद आपने रोटर चेंज करना होता है। पतला रोटर चलाने का कोई ज़रूरत नहीं है जब एक आपके पास एक अच्छा आपको रिप्लेसमेंट पार्ट मिल रहा है ओरिजिनल, तो वाई नॉट गो फॉर इट, और आप अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को दोबारा से ओरिजिनल फैक्ट्री स्पेक पे ले आएँ। और हसन भाई का मकसद यही था कि बाइक को उसके ओरिजिनल फैक्ट्री स्पेक जैसे वो निकली थी उस तरह से लेके बाइक को किया जाए और उसको लेके ट्रैवल पे निकला जाए। तो ये एक आप कह लें कि ट्रिब्यूट भी था, एक जेस्चर भी था काइंड बाइक के लिए, बाइक की तरफ भी और बाइक लवर्स के लिए भी, कि एक जेस्चर ऑफ गुडविल कह लें। आपकी बाइक का ख्याल रखें ना। हाँ, तो कि आप अपनी राइड का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि आपको वो वेट एंड ड्राई में हर जगह लेके जा रही है और आपके साथ है। और एक वक्त आता है जब आपके दोस्त भी होते हैं, लेकिन चंद लम्हे ऐसे उस ट्रिप में भी आ जाते हैं जहाँ पे आप और आपकी बाइक ही होते हैं सिर्फ। तो मेरा तो फिर सोलो ज़्यादा होता था। आपका तो सोलो है, तो आप और बाइक ही होते हैं, बाइक और मैं और तो बाइक से बातें करना रही। हाँ, ये तो है। तो अच्छा, जो पार्ट्स मैंने चेंज किए थे वो और चल सकते थे, आप चला सकते थे डिस्क ब्रेक को, ये डिस्क की जो प्लेट है उसको चलाया जा सकता था। लेकिन फिर वही बात है, मैंने शायद 50,000 किलोमीटर नहीं देखा, मैंने 5 साल देखे हैं, और मैंने अपना अपकमिंग टूर देखा है जो कि थोड़ा लंबा होने वाला। तो मैंने वो जो थोड़ी सी स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी भी थी एरर की, उसको दूर करने के लिए मैंने वो चेंज कर दी।
और आप लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन कौन से पार्ट्स चेंज किए हैं और अब तक क्या क्या चेंज किया है। अगले जो पैड्स हैं वो चेंज होते हैं, और जो पहला वाले पैड थे वो 20 या 22 हज़ार किलोमीटर पे चेंज हुए थे जब नई बाइक आई थी। डिस्क पैड की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अगले के तो पीछे वाले भी चेंज होते हैं। और अगले जो है उस मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है, ये जो पैड अभी हमने डाले हैं ये शायद 5वां है, ये 6ठा है। और जो पहले वाले थे वो ओरिजिनल थे, और अब जो मैंने डाले हैं वो ओरिजिनल हैं। जो दरमियान में मैंने 2-3 दफ़ा डाले थे वो 500-600 वाले थे, और वो 7-8 हज़ार 10 हज़ार मैक्सिमम इतने पे ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप प्राइस का और उस चीज़ का रेशो करें, नंबर्स ऑफ पैड जो हमने डाले हैं, तो आपको जो चाइनीज़ हैं वो सस्ते ही पड़ते हैं, और वो 8,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर अगर कर लेते हैं तो ये अब आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप ओरिजिनल की तरफ जाते हैं। मार्केट में लोग यहाँ पर जिग्जर 600 जो है उसके अंदर 600-600 रुपये का फ़िल्टर डाल लेते हैं अली एक्सप्रेस से लेके। अगर आप उसका ओरिजिनल फ़िल्टर लेंगे तो 7-8 हज़ार रुपये का है। लोग चला रहे हैं बाइक्स, लोगों की बाइक्स चल रही हैं। तो ये आपकी जो है ना, मेरे ख्याल से तो 100% आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्या चॉइस है। और जब मैंने इस पर चाइना वाले डाले थे तो ऑब्वियसली मेरे पास उन दिनों में पैसे नहीं थे, मैं कहाँ से 2200 रुपये का डालता, तो मैंने वो डाल लिया, जितना चले वो चल गया। तो अब जब मैंने डिस्क की प्लेट चेंज की तो मैंने ओरिजिनल डाले, क्योंकि जब आप 2 नंबर चीज़ यूज़ करते हैं, चीप चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो डिस्क को ज़्यादा डैमेज करती है वर्सेस ओरिजिनल। जाज भाई, उसमें मेटल पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, मेटल कंपोनेंट ज़्यादा होता है, तो लेदर के पार्ट्स कम होंगे। लेदर कम होता है क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। एस्बेस्टस शीट जो होती है उसकी, तो वो ज़रा गर्म भी कम होती है, और उसमें मेटल पार्टिकल्स भी कम होते हैं। जो उसमें अगर पार्टिकल होंगे भी तो कॉपर होगा, कॉपर सॉफ्ट होता है, वो आपकी ये स्टील की जो डिस्क है उसको नहीं खाता। हाँ, तो जो कॉपर महंगा होता है वो सस्ती डिस्क में कॉपर के जो मेटल है वो कॉपर यूज़ नहीं होता, उसकी जगह वो एल्युमिनियम या कोई स्टील की वायर्स को बीच में रगड़ के डाल देते हैं। तो वो फिर आपकी स्टील टू स्टील जब आता है तो फिर हीट भी ज़्यादा जनरेट होती है, और वो उसको भी आपको आपकी जो रोटर है वो भी यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, पावर भी ये इतनी अच्छी नहीं आती, बाइट जो होती है ना उसकी इनिशियल बाइट है वो नहीं आती जो आपको ओरिजिनल देता है। और इसमें चलाने वाले पे भी तो है ना कि आप बहुत अपनी ज़्यादा। ब्रेक को किस तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि ये और कितना इंटायरली use डिपेंड करते कर रहा है दोनों चीज़ों के कांटेक्ट के ऊपर। आप उसको जितना हार्ड प्रेस करेंगे ब्रेक को, उतनी ज़्यादा जल्दी पैड भी ख़त्म होगा और आपकी प्लेट भी ख़त्म होगी। तो अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो 70-80 पे जा रहे हैं, और एक तो राइडिंग स्टाइल होता है ना बंदे का, अगर आप जंप से गुजरे हैं, आपने फुल थ्रॉटल दे दिया, आपका आरपीएम रेड पे चला गया, फिर आप गियर शिफ्ट करते हैं और आपको पता भी है सामने जंप है, और आपको उस जंप पे रुकने के लिए फिर बहुत ज़्यादा ब्रेक लगानी पड़ती है, तो आपकी डिस्क भी जाएगी और आपका पैड भी जाएगा। तो हम लोगों का राइडिंग स्टाइल जो है ना वो फ़र्क है। हम लोग टूर पे जब होते हैं तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम वो वाली स्पीड मेंटेन करें जिसके ऊपर अगर बाइक रुकती है ना तो उसकी पैड के ऊपर ज़्यादा डैमेज ना आए, डिस्क प्लेट के ऊपर। तो आपकी जो इन चीज़ों की लाइफ है वो इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, बल्कि इसी पर करती है डिपेंड। आपकी बाइक खड़ी भी है तो आपकी डिस्क को कुछ भी नहीं होगा ना, तो जब वो चलेगी तो होगा। और ये हो गई 2 चीज़ें जी, आपने डिस्क पैड। अब आपके अगला रोटर जो है डिस्क, जो डिस्क है और जो पैड्स हैं वो दोनों ओरिजिनल, वो दोनों अब मैंने ओरिजिनल कर लिए हैं। हाँ, अब और आपका अब पेयर सेट हो गया। अब हम देखेंगे कि अब ठीक ये है। कितने चलते हैं, तो आप लोगों को पता लग बेरिंग जाएगा। चेंज हुए, अगले टायर बेरिंग चेंज हुए हैं, अगले टायर के बेरिंग्स भी Yes. आपके चेंज हो गए। ये हाँ चेंज हुए तो हैं। आपका फ्रंट एंड काफ़ी हद तक जो स्टीयरिंग के हाँ, स्टीयरिंग के भी ऊपर नीचे दोनों के हो गए, और वो काफ़ी लाइट हो गया स्टीयरिंग। टायर भी हमने चेंज कर लिया। ये टायर जो है ये टिम्सन का कौन सा टायर है? टिम्सन का ट्यूबलेस टायर है, इस पर लिखा हुआ है ट्यूबलेस, और ये है 823 TS 823 है, और इसका साइज़ है 80/90-18। तो ये तकरीबन 3/18 जो साइज़ है, 3 इंचज़ बाई 18 इंचज़ जो साइज़ है उसके इक्विवेलेंट बन जाता है। ये CB 150F का स्टॉक साइज़ है। अच्छा, ये वाला ये टायर वाला जो है। हाँ, GR में भी यही है स्टॉक। अच्छा, ये अब हमने जो स्टीयरिंग के बैरिंग्स हैं इसके वो पहली दफ़ा चेंज हुए थे, और जो टायर के फ्रंट बैरिंग है वो तो चेंज होते रहते हैं। मेरे ख्याल से वो शायद 2 दफ़ा हुए हैं, अब ये तीसरी दफ़ा शायद हुए हैं। और उसके अलावा बाइक के इंजन में आज तक कोई काम नहीं हुआ। गिराड़ी सेट आपका। कार्बोरेटर साफ़ हुआ बाइक का भी, और कार्बोरेटर फुल सर्विस की उन्होंने हाँ जी, जैसे आपने वीडियो बनाई थी ना वैसे। पूरी ज़बरदस्त। गिराड़ी सेट चेंज हुआ आपका कि नहीं अभी? हाँ, गरारी सेट चेंज हुआ हुआ है
नहीं इस बार हुआ है। नहीं इससे पहले भी अभी हुआ। हफ्ता पहले हुआ था। गरारे सेट इससे पहले 1 2 ये तीसरा गरारे सेट, चौथा है। चौथा। पहला असली था, अच्छा दूसरे दोनों जो थे वो असली नहीं थे, ठीक है। अब ये वाला असली है। और मेरा जो स्प्रॉकेट सेट है ना वो मेरी केयर थोड़ी सी उसमें कम है, तो इस वजह से भी मुझे ज़्यादा लगता है कि वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं ऑयलिंग का इतना जो है ना एहतमाम नहीं करता, और चेन टाइट करने वाला भी मैं थोड़ा सा उसमें ढीला हूँ। बहरहाल वियर एंड टेयर मेरे ख्याल से ज़्यादा होती है जब आप उसके अंदर लॉन्ग रन कंटिन्यूस दे रहे होते हैं। ठीक है। तो हम तो यही होता था कि हर जब मॉर्निंग में निकलते थे तो दोबारा से उसको टाइट करके निकलते थे, ये काम ज़रूरी होता था। ब्रेक भी थोड़ी सी टाइट करनी होती है, हल्की सी जस्ट। मेरे ख्याल से फिर ना ये आप बाइक रखने वाला जो है ना उसको ये काम लाजमी रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेयर एंड टेयर इस चीज़ की है, ये चैन वाली। हर चीज़ से ज़्यादा। मोटरसाइकिल को आप आगे से पीछे देख लें, और हसन भाई टायर के बाद हाँ, यही चीज़ आती है। मोबिल ऑयल से भी पहले सही बात है। मोबिल ऑयल भी मोबिल 1000 ऑयल भी किलोमीटर 1000 चल तक चल जाता है जाता है 70 में। बगैर कुछ कहे। चेन जो है ना वो नहीं। और ये चेन गरारी सेट जो होता है ना, ये बेसिकली हम सेट इसलिए कहते हैं कि दे आर मेंट टू ग्रो ओल्ड टुगेदर, यानी वो इकट्ठे बूढ़े होते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते, अगर आप करते हैं ना कि मेरी गरारी ठीक है मैं चेन चेंज कर लूँ, तो वो क्योंकि वो एक जैसे कांटेक्ट के साथ चल चल के वो उनका सारा का सारा शेप और उसकी जो बिठाव है चेन का वो उसके हिसाब से हो जाता है। तो कभी भी आप इस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, थोड़े से पैसे लगेंगे वरना आपकी चेन भी वो ज़ाया जाएगी जो आपने पैसे लगाए हैं, हाँ वो यानी कि वो- कोई भी वो- एक पार्ट नया डाल देंगे हाँ। पुराने की वजह से वो भी खराब वो हो भी जाएगा। ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इनको इकट्ठे ग्रो ओल्ड होने दें और उसके बाद जब ये हो जाएं तो उसके बाद इकट्ठे ही चेंज करें। तो इसमें पैसा ठीक है। बचाना मेरे ख्याल से वो बचता ही नहीं है, एट द एंड आपको ज़्यादा ही लग जाता है। हाँ मेरा वो फिर कंक्लूजन भी नया यही है। करवा के फिर दोबारा पूरा सेट ही हाँ। चेंज की तरफ आपने जब तक पूरा सेट नहीं चेंज करना ना तब तक आपका वो काम सेटिस्फेक्शन नहीं नहीं है। होनी उसकी। आप नई चेन चला लेंगे ना तो आपने चाहे 500 किलोमीटर भी चला ली, उसके बाद वो पुरानी गरारी के साथ या नई गरारी लगा लेंगे वो चेन पुरानी होगी आपकी। होगी। चेन गरारी सेट आपका चेंज हुआ है चौथा है ये, चौथा है ये। ठीक ये है। इसी तरह पहला ये ना कि original ना था, कि ऑयल चेंज दूसरा ना कराएं, Chinese। ऑयल फिल्टर चेंज करा लें, हाँ, बस तो बस वो उसी ऑयल की वजह से वो चाहे 100 किलोमीटर ही चलाए तो वो ऑयल फिल्टर का काम पूरा हो वो गया। खत्म हो। उसके अलावा आपने क्या चीज़ चेंज करी? अब तक क्लच की केबल इसकी नहीं टूटी, जो नई बाइक्स का इशू था। मुझे नहीं पता कि 2020-21 में फ़िक्स किया उन्होंने कि नहीं किया। अगर किसी की बाइक में कंप्लेंट है तो वो बता सकता है, हमें पता लग जाएगा। इसका जो हेडलाइट का बल्ब है वो 2 दफ़ा जला है। हाँ अब मैंने फिर आफ्टर मार्केट डाल लिया कोई और बाकी LED है, LED हाँ जी। तो उसके अलावा शॉक्स स्टॉक चल रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ चेंज। वो उन्होंने खोल के चेक भी नहीं करा oil फ्रंट वगैरह शॉक्स shock में से का। उन्होंने check कहा है किया। कोई इशू नहीं है। चेक किया चलाएं। उन्होंने, उसके बाद उन्होंने हाँ। कहा कि ठीक है। बस Oil ये वगैरह। आज तक की यही रिप्लेसमेंट है बाइक में। बेरिंग्स होते हैं, ब्रेक पैड्स होते हैं, डिस्प्लेट होगी। एक बस। काइंड ऑफ अ कंज्यूमेबल्स है। हाँ जिन लोगों ने जो पेरिश होना ही होना है आपके हाँ। इस्तेमाल के साथ साथ। यस। ये 50,000 किलोमीटर और 5 साल का मुद्दा। और मैं सोच रहा था डिटेल रिव्यू करूँगा पहाड़ों में जाके, ये तो लगता है इधर ही। ये हो गया। और दूसरा आपका क्लच प्लेट का था, लोगों ने क्लच प्लेट आपने नहीं चेंज क्लच प्लेट नहीं चेंज की, हाल मैंने कहा कि भी नहीं। चेक जरूर- की उन्होंने, नहीं उन्होंने चेक नहीं की। तसल्ली से उन्होंने, यानी चला के तो देखी, खोल चला के नहीं, नहीं, खोल खोल के के नहीं, चला के तो देखी उन्होंने, कहा चलाते कि तो वो हैं, चला हाँ। तो हर रिपेयर के बाद वो चलाते हैं। बेसिकली चल जाता है ना। हाँ यही होता है कि क्लच प्लेट का काम ये होता है कि इंजन की पावर को टायर में ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफर करना। अगर अगर इंजन आप- के आरपीएम ऊपर जा रहे हैं, स्पीड नहीं ऊपर जा रही, इट्स मीन कि आप क्लच इसका प्लेट मतलब कि कमज़ोर क्लच है, प्लेट स्लिप हो रही है, कमज़ोर। बैठ गई हैं। अगर इस तरह का इनको नहीं फील हुआ ना खालिद भाई को हुआ तो इट्स मीन कि सही नहीं। और अभी हसन भाई ने कोई उस तरह का टफ ऑफ रोड लाइक रत्ती गली नूरी हाँ नहीं किया। वो नहीं किया अभी, तो इसलिए ये क्लच प्लेट चल रही है और आई होप कि ये चलेगी। अगर ज़रा सा भी 19-20 का फ़र्क होता है इसके अंदर तो इनको पता चल जाता है, इवन के पंच पीर भी पता चल जाता है। पंच पीर पे वहीं पे पाँव लगाए इन्होंने भी जहाँ पे मैंने पाँव लगाए। हाँ वहाँ तीनों की बाइक रुक गई थी, वो जगह नहीं थी ना, वो हाँ उधर पावर ज़्यादा चाहिए थी। पावर ज़्यादा चाहिए थी वहाँ पे, यानी ये नहीं था कि हम बगैर पाँव लगाए जा रहे हैं और हसन भाई के पास ऐसा कोई है कि क्लच स्लिप हो रहा है और ये पाँव नहीं इनको लगाने पड़े, हमें नहीं लगाने पड़े। एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ मैंने पाँव लगाए हैं वहीं पे हसन भाई ने भी कहा कि अब ये गियर की पावर कम हो रही है तो आप पाँव लगाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ सेफली कि क्लच इनका अभी ठीक है। पानी की ब्रेक ले ली हमने, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन हो गई थी, डिहाइड्रेशन। अच्छा तो अब आप लोगों ने पूछा था कि इसकी कॉस्टिंग क्या है।
ये जो काम किया है खालिद भाई ने, ये सबसे पहले तो मुझे तो खालिद भाई ने फेवर दी थी, तो मैंने जो कॉस्ट बताई थी कुछ लोगों को कमेंट में, दैट वाज 11,000 रुपीज़, वो इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स जो डले थे उसके थी। तो मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि खालिद भाई ने जो सर्विसिंग की थी उसके उन्होंने क्या चार्जेस लिए थे लेबर के, लेकिन खालिद भाई ने जो ऑफिशियल प्राइस जारी की है जो कि आप सबके लिए भी है, और तो हाँ वो 5,000 रुपये है। आप लोगों ने अगर करवानी हो तो मैं खालिद भाई का विदाउट नंबर, पार्ट्स, ऑब्वियसली विदाउट पार्ट्स 5,000 रुपये उन समझे charge आपकी ही बाइक नहीं है की सिर्फ। डिटेलिंग कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, सारा कुछ खोल के बंद करना जो भी और है। अगर बीच में से कोई चीज़ निकलती है ऐसी जो कि रिक्वायर्ड होगी चेंज करना, तो फिर उसके हाँ। पार्ट्स के फिर पैसे इसलिए लगेंगे। मैंने मेंशन कर Definitely, देंगे, वो हाँ। फिर बाद में यार वो हाँ, नहीं, ऑल नहीं, इंक्लूसिव नहीं है, 5,000 रुपये में आपका इंजन तो नहीं वो करके देंगे ना? ऑल इंक्लूसिव नहीं, सिर्फ लेबर चार्ज सिर्फ है। हाँ। लेबर है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने, क्योंकि वो अपनी शॉप भी रन कर रहे हैं तो उसके साथ ये भी एक पूरा दिन लगता है इस काम को करने को। आपने मेरी वाली देखी है कितने 7-8 घंटे लग गए थे। तो आप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लें, तो वो आपका और खालिद भाई का जो भी आपका सेटअप होगा वो आपको टाइम देंगे कि मैं कब फ्री हूँ और जो भी है। तो ऐसे नहीं होगा कि खालिद भाई मैं आ रहा हूँ और ये मैं कर दे मेरी बाइक आज ही आप, इस तरह की चीज़ नहीं हो सकती, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो मुझे तकरीबन 25-30 कमेंट्स हैं मेरे ख्याल से जिन लोगों ने प्राइस का पूछा है, इससे भी ज़्यादा है। चलो अच्छा, ये फिर मैं कहूँगा कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है ये करना, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। अगर मैं नहीं भी करवाता तो फिर भी मैं इसके ऊपर खुंजराब, बलूचिस्तान जहाँ भी जाना हो मैं जा सकता था और जा सकता हूँ। तो बस ऐसे ही है। अब भी बस फिर इसको ख़त्म करते मगर हैं। अब आपकी मेंटली सेटिस्फेक्शन है, अब आपको पता है कि कुछ हाँ, भी नहीं मेरी है तरफ से आपका। एफर्ट पूरी है। अब बाकी अल्लाह ताला का निज़ाम जो भी है वो बिल्कुल। शोरूम से निकालते हैं बाइक तो ख़राब हो जाती हो है, जाती है। और खुंजराब से वापस आ जाते हैं तो कुछ नहीं होता। तो ये बाकी अब अलग पे सारा कुछ छोड़ा हुआ है, हमने अपनी तरफ से कर ली कोशिश। अब बाइक का कोई काम होने वाला नहीं है, बाइक इज़ कम्प्लीटली रेडी। बाइक के सारे गेयर्स जो भी इसकी टूरिंग रिलेटेड है वो भी रेडी हैं। मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं उस पर मैंने वीडियो बनानी है, वो बाद में आएगी इस इसमें? वीडियो के बाद। इसमें नहीं काफ़ी शामिल। ज़्यादा चीज़ें हैं, गोप्रो की भी है, मैं सब एक में डाल दूँगा। ओके। तो इसके बाद आएगी 6 सितंबर का जो मीटअप था उसकी, वो मीटअप और राइड वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें इजाज़ भाई की एक नई मीम भी आई हुई है, और उसमें जो सब्सक्राइबर्स आए हुए हैं जो कि बार बार इजाज़ भाई की मीम बनाने का कह रहे थे, मैंने याद उनकी कर भी रहे मीम थे। बना दी। मैंने उनकी भी, अवैस भाई की भी मीम है। अवैस भाई कान में आ कहते हैं ये अंकल डॉक्टर अस्पताल से आ रहे हैं डायरेक्ट। मैंने गोप्रो पकड़ा हुआ है मुंह में आके ना, तो फिर वहाँ से मैंने कहा हाँ, कहते मैंने मोटरसाइकिल खोल हुए थे। तो अब जो है ना वो नहीं, अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी, अभी तो ये 1 घंटे से ज़्यादा की ये शूट हो गई है, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर दिया। हमने क्लच की प्लेट की पूरी की बात कर दी कि पहाड़ों पे बाइक्स क्यों नहीं चढ़ती, आपकी क्लच प्लेट्स ख़त्म क्यों होती हैं, उसमें किसकी गलती है, टायर्स का पैटर्न क्या होता है, क्या रोकता है, क्या चलाता है। तो शायद मैं उन चीज़ों को इसमें से काट रहा हूँ और हम उसको बाद में किसी वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वो इटसेल्फ जो है ना पूरा टॉपिक है। तो वो अगर इस वीडियो में डाल दिया तो इस वीडियो में गुम हो जाएगा, क्योंकि हेडिंग तो नहीं बन सकती हर टॉपिक की एक टाइटल में। तो मे बी हमें दोबारा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय। मैंने वैसे ही बंद कर दी। थोड़ी सी हवा चल रही होती ना